Hi everyone, good afternoon. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास 53 रहने वाली है, इसमें हम वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को डिस्कस करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड ऑलवेज नो कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको कैसे इलेक्ट करा जाता है एंड क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हम जब भी किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं एंड वी नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द फोरमोस्ट एलिमेंट ऑफ आवर पॉलिटी। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में बताया है। एंड जो हमारे आर्टिकल 63 टू 71 है, उसमें अलग अलग प्रोविजंस का उल्लेख करा गया है, अलग अलग प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। देन यू सी कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। जब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब उनका एक डिप्यूटी पोस्ट, उनसे एक नीचे की पोस्ट। तो फर्स्ट के बाद क्या आता है? सेकंड आता है। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो उनकी जो पोस्ट होती है वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। फिर हम ये देखते हैं, हमने देखा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग सोर्सेज से अडॉप्ट करा गया है। मतलब किसी एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज अच्छी है एंड जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि हम इसे इंडियन सिनारियो में भी अडॉप्ट करके कुछ बेटर आउटपुट दे सकते हैं। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जो उनका जो पूरा का पूरा जो पोस्ट है वो किसके बिहाफ पर मॉडल हुई हुई है, किससे इंस्पायर होकर मॉडल हुई हुई है? जो हमारे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है उनके हिसाब से। तो ये वाले पॉइंट्स भी हम लिख लेते हैं। सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड इट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ यूएस वाइस प्रेसिडेंट। ये तो हो गई जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि उनका जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है वो किस हिसाब से होता है। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनको भी इनडायरेक्टली ही इलेक्ट करा जाता है एक इलेक्टोरल कोलाज की हेल्प से। एंड उस इलेक्टोरल कोलाज में कौन कौन से लोग होते हैं? बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उसमें फिर ये देखा जाता है कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड यूज करा जाता है एंड जो सीक्रेट बैलेट मेथड होता है वो ही इस्तेमाल करा जाता है। ये वाले पॉइंट्स भी हम लिख लेते हैं इनके इलेक्शंस में। इलेक्शन कैसा होता है इनका? इनडायरेक्ट होता है एंड दोनों ही होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं एंड इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। कहाँ के? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एंड मेथड क्या रहता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सीक्रेट बैलेट सिस्टम। जब हमने बात करी थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो हमने देखा था कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से नहीं होते। मतलब इसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट के केस में बोला बोथ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं या फिर जो यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स होते हैं
उनको इंक्लूड नहीं करा जाता, बट जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं जब उनके इलेक्शन का टाइम होता है तब उन्हें इंक्लूड करा जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस इन द इलेक्शन प्रोसीजर दैट इज अप्लाइड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ही मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड भी होते हैं एंड इलेक्टेड भी होते हैं, बट जब हमारे प्रेसिडेंट को चूज करा जाता है तब सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया आपका इलेक्शन का प्रोसीजर, इसमें हमने डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया था। मैं बस ये डिफरेंस का वर्ड लिख रही हूँ, आप अपने नोट्स में जो भी मैंने समझाया उसकी बेसिस पर एक सेंटेंस 2 सेंटेंस लिख सकते हैं। एंड एक और पॉइंट जो हम इलेक्शंस में डिस्कस करते हैं वो ये देखते हैं कि एक वाइस प्रेसिडेंट है, अब उसकी जो टर्म है वो एक्सपायरी होने वाली है, तो उसकी जो टर्म एक्सपायरी होने वाली होती है उससे पहले की जो 60 दिन का पीरियड होता है, लाइक विद इन 60 डेज हमने एक न्यू वाइस प्रेसिडेंट को चुनना शुरू कर देते हैं, जिससे कोई भी जो हमारा ऑफिस है वो वेकेंट ना रहे। तो मैं विद इन 60 डेज भी लिख रही हूँ जिससे आपको याद रहे। ये बात हो गई इलेक्शन की। अब कोई इंसान इलेक्शन में खड़ा है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी होती है कि वो इंसान के पास ये एलिजिबिलिटी पॉइंट्स होने चाहिए तभी वो इस इलेक्शन में खुद को एज अ कैंडिडेट खड़ा कर सकता है। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो क्या होगी, दैट पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्वालिफिकेशन कंडीशन क्या होगी कि उसको 35 इयर्स ऑफ एज का होना ही होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होगी कि दैट पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ और एनी सच अथॉरिटी। देन यू सी दैट पर्सन शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्य सभा। एंड लास्टली दैट इज द 5th पॉइंट ऑफ क्वालिफिकेशन, उसमें ये कहते हैं कि इफ दैट पर्सन वांट टू स्टैंड एज अ मेंबर एज अ लाइक कंटेंडर फॉर दिस पोस्ट, अगर उसको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो जो 20 MPs होते हैं वो उस कैंडिडेट को प्रपोज करे, एंड जो वो 20 MPs होते हैं वो कौन होने चाहिए, प्रपोजर्स, एंड जो 20 MPs होते हैं वो होने चाहिए सेकेंडर्स। मतलब ऐसे 40 MPs के उसको सहमति की जरूरत होती है कि हाँ ये कैंडिडेचर ठीक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। तो इसके भी हम की पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या था, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा ये था 35 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। तीसरा ये था कि इस लायक होना चाहिए कि वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बन पाए। चौथा पॉइंट ये था नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एंड पांचवा पॉइंट क्या था कि 20 MPs एज प्रपोजर एंड 20 MPs ही एज सेकेंडर्स उसको उस पोस्ट के लिए नॉमिनेट करे या फिर चूज करे। अब आपने देख लिया कि उस इंसान का इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो अगर कोई इंसान इलेक्ट हो जाता है फिर उसको एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर चुन लिया जाता है, तो आपने देखा ये कि ओथ एंड अफर्मेशन हमारे यहाँ पर कितनी इम्पोर्टेंट होती है कि उस ऑफिस में आने से पहले उस इंसान को कुछ शपथ लेनी पड़ती है। एंड जो ओथ एंड अफर्मेशन होती है इस रिगार्ड में वो आर्टिकल 69 में मेंशन्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड क्या शपथ लेते हैं वो, सबसे पहले तो ये लेते हैं कि दैट आई विल बी फेथफुल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मतलब एक क्रक्स है। एंड दूसरा वो क्या कहते हैं कि आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज प्रॉपरली। तो ये हो गया आपका ओथ एंड अफर्मेशन का टॉपिक। फिर हम ये देखते हैं कि उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होते हैं। हर चीज में एक TNC तो होता ही है, तो यहाँ पर क्या TNC है कि उनको कि दैट पर्सन कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये तो हमने क्वालिफिकेशन में भी देख लिया था
उसके बाद दूसरी टीएनसी ये होती है कि दैट पर्सन शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड अगर कोई ऐसा इंसान चूज कर लिया जाता है एज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करते हैं एंड उस पोस्ट को वो अपनाते हैं, तो उस दिन उनको अपने जिस भी हाउस के वो मेंबर है वहां पर अपना जो ओहदा होता है, जो अपनी सीट होती है, कैंडिडेचर होती है, उसको छोड़ना पड़ जाता है। तो ये है आपकी टर्म्स ऑफ सर्विस। ये मैं नीचे लिख रही हूँ, इसमें से एक पॉइंट तो यही वाला है और दूसरा है नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो दूसरा टॉपिक अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही रिलेशन में, वो हम देखने वाले हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होती है उसकी। देखो, हम जब इंडियन पॉलिटी पढ़ते तो हम उसमें देखते कि जो मेजर पोस्ट है या फिर जो मेजोरिटी नंबर है पोस्ट की, तो उनकी टर्म क्या होती है 5 इयर्स। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके केस में भी जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 5 इयर्स का ही हो सकता है। और अगर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिससे ये ऑफिस 5 साल से पहले खत्म करना पड़ जाता है। तो जैसे देखो, अगर तो कोई इंसान है, अगर तो वो नॉर्मली चलता जा रहा है तो 5 साल का है, पर उससे पहले कौन कौन से सिनारियोज में खत्म होगा, या तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो खुद ही अपना रेजिग्नेशन एड्रेस कर दे प्रेसिडेंट को उस केस में, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई। तीसरा केस ये हो सकता है कि उसको रिमूव ही कर दिया उसके ऑफिस से, मतलब ऐसा कुछ ग्राउंड पकड़ा गया होगा जिससे उसका इलेक्शन देखा गया होगा कि यार ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइंस पर नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ लेजिटिमेट डिसीजन, या फिर कुछ ऐसे उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन ले लिया हो। तो उन बेसिस पर क्या करा जाता है कि उसको उसके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। हाउएवर, जिससे हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में पढ़ा था, उनके लिए तो हमने पर्टिकुलर एंड प्रॉपर इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टडी करा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कोई प्रोसीजर वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो मेंशन नहीं करा गया है। इसमें बस क्या होता है कि जो राज्यसभा होती है वो एक मेजॉरिटी से ये डिसीजन पास कर दे कि हाँ, हमें ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है इनके ऑफिस से, एंड जो वो उनका जो डिसीजन होता है राज्यसभा का वो लोकसभा भी अप्रूव कर दे, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनको रिमूव करा जा सकता है। बट ये प्रोसीजर इनिशिएट करने से पहले 14 डेज का प्रायर नोटिस देना जरूरी होता है। तो इसके हम की पॉइंट्स लिख लेते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस तो 5 इयर्स की ही होती है, बट अगर अर्ली खत्म हो जाए तो उसके क्या क्या सिनेरियो होते हैं, या तो वो रिजाइन कर रहा है खुद ही, या फिर उनकी डेथ हो गई है, या फिर उन्हें रिमूव कर दिया गया है। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो हम पढ़ते हैं कि जो वैकेंसी है ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट की वो कैसे अराइज होती है। तो वैकेंसी सबसे पहले कैसे अराइज होगी कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन वो किसको एड्रेस करके देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। या फिर उनकी डेथ हो गई, अनटाइमली डेथ, मतलब अनटाइमली डेथ इन द सेंस कि 5 साल उनके ऑफिस से कि जो है वो कंप्लीट होने से पहले या उसके दौरान उनकी डेथ हो जाती है। तीसरा ये है कि उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो सारे हमने टर्म ऑफ ऑफिस में भी पढ़े। बट हाँ, वैकेंसी अराइज हो गई है तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, तो जैसे ही वैकेंसी अराइज होती है तो री इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू कर दिया जाता है कि अब कोई ऑफिस खाली तो रखेंगे नहीं पिछले वाले वाइस प्रेसिडेंट के 5 साल होने तक। तो जैसे ही वैकेंसी अराइज होती है तो फिर से एक इलेक्शन प्रोसीजर शुरू कर दिया जाता है, इनिशिएट कर दिया जाता है, जिससे हमारे न्यू वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो सके, हम उन्हें चुन सके। एंड जो हमारा आर्टिकल 67 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो भी नया वाइस प्रेसिडेंट आएगा उनको वही सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो एंजॉय कर रहे थे। मतलब किसी भी इंसान को अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस में एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया है तो वो सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करेगा जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट पर रहने वाले इंसान को दिए जाते हैं। देन अब हम आगे हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं।
तो जब हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करी थी तो हमने देखा था कि अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक एंड ऑल। पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फंक्शंस आज सच कुछ मेंशन नहीं करे गए। इनका काम बहुत सिंपल होता है कि ही और शी हैज टू एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस है, अगर उसमें किसी भी XYZ रीजन से वैकेंसी अराइज हो जाती है तो उस दौरान जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर काम करना पड़ता है। बट जो ये वाला पीरियड होता है 6 महीने से ज्यादा नहीं खींचते, क्योंकि उन 6 महीने में फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कर लिया जाता है। एंड उस दौरान जो हमारे डिप्यूटी चेयरमैन है और राज्यसभा के, वो इनका ये वाला फंक्शन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाला फंक्शन ओवरटेक करते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एक्ट्स एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी। कहां पर वैकेंसी, प्रेसिडेंट के ऑफिस में। लास्टली हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी तरीके के कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट या फिर उनके किसी भी चीज के ऊपर, तो ऐसे जो डिसीजंस होते हैं उनको कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेते हैं। एंड जो अगर कोई ऐसी डिसीजन है या मतलब कुछ भी मैटर है जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आगे दे दिया है, स्टिपुलेट कर दिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ अब इसको तो हटा दिया गया है इसकी पोस्ट से तो इसका दिया हुआ डिसीजन भी अब मान्य नहीं रहेगा। ऐसे नहीं होता, वो उसको पूरी मान्यता दी जाती है अगर वो डिसीजन ठीक होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी आज की क्लास 53 ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूरी डिस्कशन कर ली A to Z। हमने उनके इलेक्शन के बारे में भी पढ़ लिया, हमने क्वालिफिकेशन भी देख ली, हमने उनके फंक्शन भी देख लिए, हमने उनकी ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में भी बात कर ली। वी टॉक्ड अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ हिज सर्विस, वी टॉक्ड अबाउट द टर्म ऑफ हिज ऑफिस एंड हाउ वैकेंसी अराइजेस इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सब समझ आ गया हो। अभी तो हम इंडियन पॉलिटी की जनरल क्लासेस ही चला रहे हैं, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक बार ही पढ़ रहे हैं। बाकी हाँ, आगे मेरा इरादा है कि मैं आपके पास PYQs लेकर आऊंगी अलग अलग टॉपिक्स के, लाइक जो यूपीएससी के एग्जाम जो यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मतलब हर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। एंड अगर मेरे पास और एग्जाम्स का भी अरेंजमेंट होता है लाइक SSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैं उनकी भी PYQs आप सभी के साथ शेयर करूंगी अलग अलग वीडियोस बना के। एंड टिल दैट टाइम आप इन्हीं वीडियोस को देखिए, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्रिएट करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट रेलिवेंट लग रही है, तो आप प्लीज उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।